वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो नाज़रीन, आपने बहुत बार सुना होगा पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। सो बेसिकली ये क्या है? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अब बहुत कॉमनली लोग यानी इस मेडिकल कंडीशन में जा रहे हैं। यानी बहुत सारी फीमेल्स को, जिन लोगों में इतना कॉमन नहीं था, अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला होता जा रहा है। तो हर दूसरे तीसरे शख्स से आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है। सो आज हम जानेंगे ये बेसिकली क्या है और इससे यानी पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से क्या क्या लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे और उसको ट्रीट किस तरह से करना है। डायग्नोसिस सबसे ज़रूरी बात है, उसको डायग्नोस किस तरह से किया जाता है एंड देन जब आपको डायग्नोस हो जाए कि ये प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको ट्रीट किस तरह से करेंगे या फिर मैनेज किस तरह से करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इसको मैनेज किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। बट आई हैव सीन सो मैनी केसेस जो कि पहले पीसीओएस के कंप्लेंट्स के साथ फीमेल्स आती थी, इवन अनमैरिड गर्ल्स भी, और देन फिर ट्रीटमेंट के बाद कुछ मंथ का उन्होंने प्रॉपर अपना लाइफ स्टाइल को अपने चेंज किया और साथ में मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी वो बिल्कुल हेल्दी हैं और इस तरह की सिस्ट कोई भी मौजूद नहीं है उनको। बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा या साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो और हमारी लाइफ स्टाइल से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इन सारी चीज़ों को देखना कितना ज़रूरी है, ये आज हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि बेसिकली ये क्या है, यानी हार्मोनल चेंजेस की वजह से है या लाइफ स्टाइल की चेंजेस की वजह से। बहुत सारी वजूहात इसकी हो सकती हैं और बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। बट जब बात होती है कि यानी हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या क्या वजूहात यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिम्टम सबके वेरी कर सकते हैं। किसी के साथ ये मसला हो सकता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं, एक्नी ब्रेकआउट इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा हेयर फॉल यानी कि बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज होना और इसके साथ साथ हेयर फॉल का होना यानी बालों का गिरना भी इसके साथ शामिल है। बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ जाना ये भी है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हों या आपकी नियरेस्ट यानी आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपकी सिस्टर हो सकती हैं या आपकी डॉटर हो सकती हैं, या फिर अगर आपको ख़ुद ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार ज़रूर टेस्ट करवाएं, अपने चेकअप प्रॉपरली ज़रूर करवाएं, सो दैट आप अर्ली स्टेज पे से डायग्नोज करवा सकें और इसको फिर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है लेटर ऑन। यानी आपको इतना ज़्यादा यानी आपकी अपीयरेंस में इतना फ़र्क पड़ता है, साथ में फिर प्रॉब्लम आ जाती है इनफर्टिलिटी की, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ आ सकती हैं। लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है अगर आप अर्ली डायग्नोज कर लें और इन चीज़ों को और जो कॉजेज़ हैं उनसे अगर आप अवॉइड करना शुरू कर दें, यानी उन कॉजेज़ को दूर करना शुरू कर दें अपनी लाइफ से, तो आप अगर फर्दर आपके चांसेस होते हैं ये सिस्ट बनने के, तो वो सिस्ट बनने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और फर्दर ये भी बात करेंगे कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो मेंटली आप कितना ज़्यादा इसकी वजह से ट्रॉमा में जा सकते हैं, तो उसको किस तरह से हमें कैटर करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को मुतासिर होने से बचाना है। तो इन तमाम टॉपिक्स में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगी और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ़त रिजवाना, जो कि एक्स कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट हैं किंग खालिद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल रियाद यानी सऊदी अरेबिया। इसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अब फर्दर अगर इनकी बात करें तो एक्स रजिस्ट्रार भी हैं, लेक्चरर भी हैं बकाई मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा लियाकत नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की, और करेंटली वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं अपनी रहमान कंसल्टेंट पॉलीक्लिनिक पे। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं और इसकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या होते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स की अगर हम बात करें। पहले ये इतना ज़्यादा यंग गर्ल्स में कॉमन नहीं था, बट अब क्योंकि हम बहुत सारे केसेस इस तरह से देख रहे हैं और केसेस की रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, यानी बहुत सारे लोग इसकी वजह से, बहुत सारी फीमेल्स और यंग गर्ल्स की वजह से अफेक्टेड हो रही हैं। तो आइए जानें इनसे कि वजूहात क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोज किस तरह से करेंगे और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे या फिर अपनी लाइफ को किस तरह से हेल्दी बनाएंगे। तो आइए मिलते हैं गेस्ट से, डॉक्टर इफ़त रिजवाना से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। Alhamdulillah, fine. थैंक Thank यू you. सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन।
सो जिस तरह से मैंने टॉपिक का जिक्र किया, तो आज हमारा टॉपिक यही है कि यंग गर्ल्स में, स्पेशली यंग गर्ल्स में, क्योंकि पीसीओएस का यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का बहुत कॉमनली आप जिक्र सुनते भी हैं, बट ये यंग गर्ल्स में क्यों हो रहा है, इसकी इतनी ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? असल में इसकी वजूहात एग्जैक्टली तो नोबडी नोज, लेकिन ये कि जो एग्जैसर्बेशन या इंक्रीज करने वाले रीजंस हैं वो पहले तो जेनेटिक्स है। इसलिए कि मदर हो या सिस्टर्स में से किसी को हो तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड है, नॉट नेसेसरी लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो डॉटर्स में आ सकता है। और दूसरे ये कि मेन रीज़न आजकल लाइफ स्टाइल, इट इज़ टोटली डिफरेंट व्हाट वी यूज्ड टू हैव। तो उसमें ये है व्हाट शुड, यानी जो होना चाहिए हम उसको यानी प्रॉपर एक लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए हम उसे फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि ठीक है, एडवांसमेंट के साथ साथ गैजेट्स भी इतने मिल गए हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, स्पेशली यंग जनरेशन्स की, स्पेशली विद द लैपटॉप्स, विद द मोबाइल्स, एवरीथिंग, ऑल द टाइम दे आर फिजिकली इनएक्टिव। तो अब चूँकि इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ स्टडी, पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि एवरीथिंग इज़ ऑन द मोबाइल, तो दे कैन नॉट अवॉइड, बट they should try to have a gap in between and do some physical activity. Okay. इसके अलावा आप क्या समझती हैं, अगर हम आपने डाइट का भी जिक्र किया, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो अगर हम बात करें अगर मेन रीजंस की बात करें तो एक तो जेनेटिक्स की बात कर रही हैं आप, दूसरी बात हो रही है कि आपकी रूटीन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, डाइट कैसी है। 3 बेसिक या मेजर रीजंस, यानी हम कह सकते हैं कि इन रीजंस की वजह से इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रिस्क फैक्टर्स यंग गर्ल्स में ज़्यादा हैं, या कोई यानी स्पेसिफिकली क्यों इतना ज़्यादा यानी हम इनको प्रोन देखते हैं अब, या क्या ये सिर्फ 3 रीजंस ही हैं, या इसके अलावा भी आप कुछ समझती हैं कि कोई हिडन रीजंस हैं जो कि अभी तक हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि डाइटरी फैक्टर में भी काफ़ी हद तक चेंजेस हो गई हैं। पहले पूरी फैमिली एक जगह बैठ के खाना साथ खाती थी तो उसमें बरकत भी होती थी, और फिर डिस्कशंस, टाइम, फैमिली टाइम, ऑल द थिंग्स। अब ये होता है बच्चों का चलते चलते जहाँ भूख लगी, फास्ट फूड अवेलेबल है तो वो ले लेते हैं, जो कि फास्ट फूड इज़ पॉइजनस इन सिंपल वर्ड्स। कि जो है ना, आपको न्यूट्रिशन मिलती नहीं है। यस, टेस्ट बड्स के लिए इंतज़ाम हो जाता है कि आपको टेस्ट मिल जाता है, और सोने पे सुहागा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो और ज़्यादा आपको जो है ना न्यूट्रिशन से दूर ले जाती हैं, उसको डैमेज करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, अभी अब आपने खुद गैजेट्स का भी कहा, सोशल मीडिया के इतनी ज़्यादा राइज के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि एक फेक जो है ना ब्यूटी स्टैंडर्ड हमने सेट करके रखा है कि अगर कोई किसी की फ़िज़िक ऐसी है तो शी इज़ ब्यूटीफुल, और अगर किसी की फ़िज़िक यानी आप उस मोल्ड में अगर फिट नहीं होते तो आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, या आपकी स्किन का टोन ऐसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए तो आप ब्यूटीफुल हैं, या फीचर्स आपके ऐसे होने चाहिए, लैशेस बहुत अच्छे होने चाहिए, या बाल ऐसे होने चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से वो मेंटली, इमोशनली किस तरह से, जो एक बच्ची है या टीन एज है जिसको पीसीओएस की वजह से उसके अपीयरेंस में फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो उस चीज़ को किस तरह से कोप अप करे, और क्या आप सजेस्ट करेंगी? इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली प्रेजेंट जनरेशन के लिए, कि इन लोगों की एक तो पैरामीटर्स चेंज हो गए। हर कोई चाहता है कि जी 0 साइज़ हो, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए कि आपकी फैमिलियल बैकग्राउंड भी आता है, उसमें आपका स्टाइल भी आता है, लाइफ स्टाइल क्या है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी प्रेजेंटली फूड कैसा है। पहले ज़माने में आप हर चीज़ मिला के खाया करते थे, उससे हाई क्लास प्रोटीन भी मिल जाती थी थोड़ी सी,
कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता था, वाइटामिन भी मिल जाते थे वेजिटेबल्स के फॉर्म में, फिर लिक्विड्स भी, जूसेस हैं, ये घर की चीज़ें अवेलेबल होती थी। अब ये हो गया है कि जंक फूड ज़्यादा हो गया है, तो सेटिस्फैक्शन तो मिल जाती है लेकिन न्यूट्रिशन ना होने के बराबर। उसकी वजह से आपकी बॉडी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सही। इसलिए ग्रोइंग एज है, उसमें प्रोटीन्स तो चाहिए चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उस मकदार में नहीं चाहिए जो जितना हम ले रहे हैं आजकल। ठीक। Especially those who have a tendency, family history of diabetes या obesity या बहुत सारी चीज़ें, तो ये मैटर करती है। ओके, सो देखा जाए अगर हम बात करते हैं PCOS या PCOD की, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपेयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जैसे कि हेयर फॉल होना, बहुत ज़्यादा बालों का गिरना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत चेंज करता है। साथ में ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज करते हैं और फिज़िकली यानी आप अपेयरेंस आपकी ख़राब हो जाती है। फिर बात आती है कि जो फेशियल हेयर्स होते हैं या एक्स्ट्रा जो आपके हेयर हैं, वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, यानी मर्दाना शबाहत वाली बात भी आ जाती है। जो अनवांटेड पार्ट पे बाल आने की बात है, यानी आपकी फेस पे बाल आना, चेस्ट पे बाल आना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी वो कर रही होती हैं। और फिर एक बात है हमारी सोसाइटी में कि उस चीज़ को इतना इनसिक्योरिटीज़ को देकर इतना ज़्यादा हिट भी किया जाता है। तो इन तमाम, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा यानी आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, तो मेंटली हम किस तरह से, यानी इमोशनली और मेंटली एक शख्स इतना ज़्यादा डैमेज होगा अगर वो रेगुलर बेसिस पे अपनी अपीयरेंस के बारे में या अपनी लुक्स के बारे में नेगेटिव कमेंट्स सुन रहा होगा। ऑब्वियसली आप बहुत हद तक वो कहते हैं कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, बट इट इम्पैक्ट्स यू, यानी आपको इसका इफेक्ट होता है और आपकी यानी मेंटल हेल्थ इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होती है। तो हम किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में? अच्छा, उसका वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी हैव टू लुक इनटू इट। पहले होता ये था कि हाँ भाई लड़की की एज ये हुई, तो चेंजेस आने शुरू हो गए। अब लॉट ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द अपीयरेंस ऑफ द गर्ल एज वेल एज द सोशल बैकग्राउंड। तो उसमें ये होता है, ज़रा सा भी आपने वेट पुट ऑन किया तो भाई पहले ज़माने में तो ये होती थी कि लड़कियां हंसती बोलती खेलती फ्रेंड्स के साथ, लेकिन नाउ वो दूसरे लोग देख के कमेंट्स करते हैं, तो शी इज़ ऑल्सो हैविंग साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फिजिकल डिस्टर्बेंस, और फिर वो आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। या अगर वर्क प्लेस पर इस तरह की बातें उसको सुनने को मिल रही हैं, तो उसकी वजह से वो वर्क प्लेस उसके लिए जहाँ पर उसमें और एटलीस्ट 7 to 8 आवर या एटलीस्ट 6 आवर्स गुजारने होते हैं, वो उसके लिए बिल्कुल अपने लिए ऐसा फील करती है ये टॉक्सिक है या फिर मेरे लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, जो कि दिन का काफ़ी लंबा अरसा होता है। फिर अगर फैमिली से भी वो सपोर्ट ना मिले तो ऑब्वियसली वो मेंटली बहुत ज़्यादा, यानी इस चीज़ की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। तो हमें एज डॉक्टर्स किस तरह से उसकी यानी काउंसलिंग किस तरह से होनी चाहिए, और फैमिली मेम्बर जो जाहिर है उस बच्ची या उस फीमेल के साथ हैं, तो उनकी सपोर्ट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको किस तरह से सपोर्ट करने की ज़रूरत है? जी, पहले ये होता था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तकरीबन स्टार्ट हुई है या अवेयरनेस शुरू हुई है 1935 से। ओके। उसके बाद से बढ़ते बढ़ते अब इस कंडीशन में है कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ मल्टीडिसिप्लिनरी disease या syndrome. Syndrome is what? It is combination of few things like appearance and symptoms. Then you have to prove by some test like blood test, which needs to be assess the hormonal imbalance and including the thyroid. People think, oh no, it is not included. But mainly जो हमारा कंट्रोल होता है हार्मोन्स का, वो होता है ब्रेन से। ब्रेन में एक स्मॉल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे ये सारे हार्मोन निकलते हैं। फॉर व्हाट रीज़न इन सम गर्ल्स इट इज़ more sensitive and get disturbed, we don't know exactly.
but as they says, it is genetic plus environmental plus lifestyle. बिल्कुल उसमें भी ये है कि डॉक्टर्स को भी, चूँकि ये अब सब स्पेशलिटी में आ गई है, इट इज़ अ सिंड्रोम which needs to be treated properly. In the past होता क्या था कि जो है ना, डॉक्टर ने देखा अच्छा पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेज दी या स्किन के स्पेशलिस्ट। किसी को ये नहीं सोचा कि जो है ना इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकती है। इंटरनल रीजंस क्या है? इंटरनल रीज़न क्या है? सिम्टम्स तो आप ट्रीट कर देंगे, लेकिन जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है वो जड़ से ख़त्म नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ये होता क्यों है, फिर उसके बाद उसको कंफर्म किया जाए, फिर उसके बाद काउंसलिंग सेशन आता है। सिर्फ लड़की को काउंसल करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि पूरी फैमिली ना इन्वॉल्व। कि वी हैव टू से कि भाई उनकी मदर कैसी हैं, उनकी सिस्टर्स को कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली में डायबिटीज़ है या ओबेसिटी जेनेटिकली है, तो आप उनको उसी लिहाज से काउंसल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लड़कियां आइसोलेशन में या डिप्रेशन फेस में चली जाती हैं, शाय होती हैं टू डिस्कस अदर पीपल या कोलीग्स के भाई वो क्या सोचेंगे। लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इवन जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी बार बार अपग्रेड करने की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज स्टडीज कॉन्फ्रेंसेस टू अटेंड इट एंड टू अपडेट। ओके, सो आपने बात की कि डिफरेंट, क्योंकि हम अगर बात करें हार्मोन्स की तो उसके बारे में भी आपने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से भी यानी आप उसको भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर हम टेस्ट करते हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए और सो दैट हम कंफर्म कर सकें कि क्या इशू है, क्या PCOS का ही इशू है। और यानी टेस्ट ज़रूर बताएं कि कौन कौन से टेस्ट कॉमनली करवाए जाते हैं, और इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस का इसमें क्या रोल है, इस पर भी बात करें प्लीज़। राइट, उसमें ये है कि जब हम कहते हैं हार्मोनल ऐसे, इट मीन्स कि जो पिट्यूटरी के वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे गायनी से रिलेटेड जो PCO के प्रॉब्लम्स रिलेटेड। तो उसमें मेनली आ जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड देन सर्च होती है FSH कहते हैं, फिर ल्यूटियल फेस का है। तो इसका एक रेशो होता है। दूसरे ये है कि उसी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन लेवल भी चेक करना होता है, तो सीरम प्रोलैक्टिन कराना होता है। और फिर थायराइड का चेक भी ज़रूरी है, इसलिए कि थायराइड के फंक्शन से हाइपो हो तो भी सिम्टम्स देते हैं, हाइपर हो तब भी सिम्टम्स देते हैं। बट एक मैसेज मुझे ये देना था, हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स they are very good, they have knowledge, but they don't explain to the patient कि जो है ये टेस्ट कब कराना चाहिए। उसूलन ये टेस्ट डे 2 या डे 3 पे कराना चाहिए। जैसे आपका पीरियड शुरू होता है उसके सेकेंड या थर्ड डे, कभी कभी हॉलीडे आ जाती है तो वो थर्ड डे भी हो सकता है। अगर हम लेट कराएंगे तो रिजल्ट्स इतने रिलायबल नहीं हों। ओके, सो नाजरीन, यहाँ पर हो चुका है वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। लेंगे एक ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इफ़त रिजवाना, और हम बात कर रहे हैं PCOS पर। सो जैसा कि ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इसमें क्या रोल है, तो मैं चाहूँगी इस टॉपिक पर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट्स के साथ मसला ये आ रहा होता है कि PCOS के बाद क्योंकि रेजिस्टेंस मौजूद होती है तो चांसेस होते हैं कि इस तरफ भी जा सकती हैं चीज़ें, यानी डायबिटिक की तरफ, और साथ में जो वेट गेन होता है वो स्टक हो जाता है, यानी वेट कोशिश करने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा होता। तो इसको आप किस तरह से रिलेट करती हैं? जी, उसके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो कि
पीसीओ से रिलेटेड होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और ये ऑल्दो इट में नॉट कंफर्म या ब्लड में नहीं आता है, लेकिन जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक्स, ये इसलिए डेवलप होती है कि इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता करके रेसिस्टेंस होती जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल हाई होता है, तो आप जो है ना एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फ्लूइड्स लेते हैं, तो वो अनकंट्रोल होता जाता है, और जहाँ डायबिटीज़ ऐड हुई वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ जाएंगी। इसीलिए हम लोग आजकल ब्लड टेस्ट में इंसुलिन लेवल भी कराते हैं। ओके, सो अगर अर्ली डायग्नोसिस की बात करें तो अर्ली डायग्नोसिस से यानी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है? अगर हम पीसीओएस को अनट्रीटेड छोड़ दें तो मेन चीज़ तो सबसे पहले ये होती है इरेगुलर साइकिल्स, जो कि शुरू में हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते डिले होते होते 3 से 4 महीने 6 महीने फिर साल भर तक भी डिले हो जाता है। और अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट करें, अर्ली ट्रीट करें तो ट्रीटेबल है, लेकिन डिले करने में फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड लॉन्ग स्टैंडिंग में अल्लाह ना करे लेकिन ये कैंसर्स का बायस भी बनता है। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा यानी कंसर्निंग इशू है कि इसे अर्ली डायग्नोज करवाने की हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की जाए। और आपने बात की कि अगर यानी अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, और यानी इनफर्टिलिटी की भी बात की, तो अगर इस तरह कोई पेशेंट है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, यानी इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, तो फिर उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? उम्मूमन कहा यह जाता है, डिपेंड करता है एज ऑफ द कपल, कि जो है ना हम कितना उनको स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए टाइम दे सकते हैं। अगर यंग कपल है तो आप 1 साल तक भी वेट कर सकते हो। अगर साथ रहने के बावजूद और तमाम दूसरी चीज़ों के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो लुक इनटू इट। लेकिन अगर कोई एडिशनल फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है तो उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर दें। और सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है, ठीक है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अब रिसेंटली रिसर्च से ये पता चला है कि फीमेल में अगर 50% रीज़न है तो मेल्स में भी 50% रीज़न। तो हम जब भी इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी को मैनेज करें, दोनों को एक साथ काउंसलिंग असेसमेंट की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या एडवांसमेंट मौजूद है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या यानी अगर बहुत से आपने खुद भी जिक्र किया कि इसकी मैनेजमेंट होती है, बट आई हैव सीन सो मैनी केसेस जो कि ट्रीट भी हो जाते हैं, यानी उनकी ओवरी से सिस्ट ख़त्म हो जाती है प्रॉपर। तो हमारे पास और क्या क्या एडवांसमेंट मौजूद है कि इस यानी तकलीफ दे तो है ही, ये इमोशनली भी देखें, अगर मेंटली भी देखें, फिजिकली भी देखें, तो हर तरह से ये हार्म दे रहा है, तो फिर इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या एडवांसमेंट मौजूद है? किस तरह से मेडिकेशन होगी, क्या होगा? एक्चुअली मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन के व्हाट इज़ द मेन इशू और बॉदरिंग टू द पेशेंट। अगर सिम्टोमेटिक है तो ये है कि यू कैन गिव द सिम्टम रिलीविंग medication, but that is different than the fertility problems. और अगर इनिशियल स्टेज पर आता है और डायग्नोस होता है कि यानी अगर हम यंग गर्ल्स की बात करें, अभी मैरिड लेडीज़ की बात ना करें, यंग गर्ल्स की बात करें, सो यानी और डायग्नोस भी अर्ली स्टेज पर हुआ है, तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए क्या क्या एडवांसमेंट मौजूद है, या मेडिकेशन या क्या प्रोसीजर होगा? इनिशियली तो हम ट्राई करते हैं उनको काउंसल करके डाइट पे अपना कंसंट्रेट करें, और ये कि फिज़िकल एक्टिविटी, इवन 4 या 5 किलो वज़न भी रिड्यूस होगा तो सिम्टोमेटिकली ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाए। ओके, अच्छा, इसमें एक्सरसाइज का आपने जिक्र किया कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो एक्सरसाइज के लिए
मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज से और ज़्यादा सिम्टम्स भी, जो डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं, यानी डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, फिर इससे आपको हैप्पी फीलिंग भी आती है। सो इन सब के लिए प्रॉपर एक टाइम निकालना ज़रूरी है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा टाइम उनके लिए बेहतर होगा कि वो स्पेसिफिक टाइम निकालें, और कितनी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, फिज़िकली वैसे अगर हेल्दी डाइट के साथ आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं तो कम अज़ कम मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली बेसिस वॉक पर। या एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेसिव या बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे। और जहाँ तक वेट रिड्यूस करने का भी सवाल है, बहुत शार्पली रिड्यूस करेंगी तो उतनी रैपिडली वो इंक्रीज भी हो जाएगा। तो उसके लिए जब आप बैलेंस, आपने कहा कि रैपिडली फिर इंक्रीज भी हो जाएगा, क्या रीज़न होगी? अगर कोई इतनी एफर्ट कर रहा है तो रैपिडली फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर तो यानी इससे बेनिफिट तो नहीं हुआ और लॉस हुआ। दैट इज़ द रीज़न कि भाई लड़कियाँ कहती हैं हाँ हम जिम चले जाएंगे 1 महीना 2 महीने, उसमें रिड्यूस तो हो जाता लाइफ है, स्टाइल भी चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन लाइफ स्टाइल शॉर्ट चेंज नहीं टर्म पे होता हम है चेंज और फिर लाएंगे। मेंटेन नहीं होता है आसान सही सा। सही। ओके, अच्छा, इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि सीड साइकिलिंग से बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ रहा है, और पीसीओएस के लिए स्पेशली एक टी आ रही है, स्लिमिंग टी कहें या पीसीओएस टी कहें, तो आप इसके बारे में आप क्या कमेंट्स देंगी? असल में अगेन वही है कि भाई उस टी में डिफरेंट आपके घरेलू टोटके होते हैं, और कौन से हर्ब्स हैं वी डोंट नो। तो जब एक चीज़ है वो कहते हैं नहीं साइड इफ़ेक्ट्स इसके कोई नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मेडिसिन हो और उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, चाहे वो हर्बल ही सही, लेकिन हमें उसका इंग्रेडिएंट्स या पता होना चाहिए, ताकि इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको एंटीडोट तो हो। तो ये कि आई डोंट रिकमेंड दीज टीज, डिफरेंट टीज। ओके, सो सीड साइक्लिंग के बारे में क्या कहेंगी? इज इट सेफ? Seeds, yeah, cycling is good, but बात वही है कि हर चीज़ का एक्सेस इज वो भी प्रॉब्लम नुकसानदेह होता है जी। ओके, अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं पीसीओएस की वजह से बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आ रही होती हैं फिजिकली, और लोगों से, क्योंकि इंसान आइसोलेशन भी वो कर रहा होता है, तो लोगों से इंटरेक्शन में भी इन चीज़ों में, यानी सोशली भी आप वीक हो रहे होते हो, इमोशनली भी वीक हो रहे होते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी किस तरह से हम वो कर सकते हैं अपनी यानी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिविटी को ला सकते हैं? उसके लिए मेन ये है कि बजाय आइसोलेट होने के आप अपने ही ग्रुप या सर्कल, या जैसे जिम ज्वाइन कर रहे हैं, जिम ज्वाइन करने से सिर्फ फिज़िकली फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि आप एक ग्रुप से भी मिलते हैं, तो उसमें इंटरेक्शन, डिस्कशंस, उससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। और फिर सोशल मीडिया पे भी बहुत से सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इसके अलावा कम्युनिटीज़ हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्या कहेंगे, सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल, आई रिकमेंड के जो है ना इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें, तो ये कि उसमें मेनली डिस्कशंस और आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक तरह से सपोर्ट मिलता है। आप ये ना करें कि उनकी डाइटरी हैबिट्स को वो कॉपी कर लें, या उनकी मेडिकेशंस जो हैं उसको कॉपी कर लें, बट आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। और जब कोई यानी कोई आपको क्योर्ड, या फिर आपको क्या कह सकते हैं कि सक्सेसफुल केस आपको नज़र आता है कि एक शख्स, यानी एक बंदी जिसको पीसीओएस का इशू था और उसका काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हुआ था, और अपने सर्कल में, अपने सराउंडिंग में सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आती थी, या फिर सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो थी, जब उसने अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के लिए उस पर काम शुरू किया, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश की, लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश की, उसकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आया, और वो अब एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ चुकी है। तो उसको देखकर भी मोटिवेशन मिलेगी, अगर वो शख्स, अगर वो बंदी कर सकती है तो यकीनन मैं भी कर सकती हूँ। ये मोटिवेशन तो मिल सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो, यानी एक कहते हैं कि अपनी बॉडी को भी देखना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में क्या केमिकल चेंजेस हैं, या बायोकेमिस्ट्री क्या है, और अगले शख्स की क्या है।
तो उनकी डाइट को भी कॉपी कर लेना ये भी अक्लमंदी नहीं है, और साथ में मेडिकेशंस वो भी अक्लमंदी नहीं है। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कोई ऐसा पॉइंट जो कि आप चाहती हो कि यहाँ पर डिस्कस किया जाए, और जो हमारी ऑडियंस है या हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको उन चीज़ों के बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, बट क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और तरह के बहुत सारे केसेस देखती हैं डेली बेसिस पर, तो जाहिर आपकी इंसाइट उससे बहुत ज़्यादा होगी। तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम बिल्कुल लैक कर रहे हैं या हम नहीं जानते और सिर्फ हमारी बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है? बिल्कुल, जब मैं इस टॉपिक पे देख रही थी तो अभी रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी रिसर्च उस पे आई है पबमेड्स पे 2023 में, जिसमें जो कि शिकागो में की गई है। और ये कि इन्होंने तकरीबन 21 कंट्रीज़ में ये किया है। तो उसका आउटकम बेसिकली वो ये है कि अगर इंसान चाहे तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ एक पर्सन या एक उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी, लाइक न्यूट्रिशनिस्ट, like gynecologist, dermatologist, क्योंकि एक्ने ब्रेकआउट हो जाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। बिल्कुल, और उसके साथ साथ आपको अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, चेंजेस देखते रहें कि भाई मॉनिटर करते रहें। जी बिल्कुल। और दूसरे नाउअडेज वेरी इम्पोर्टेंट एरिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन द पास हम ये कहते थे भाई ये तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ रीज़न है इसका अंदर, साइकेट्रिस्ट को भेजते और वो देखते और मेडिकेशन लिख देते। लेकिन अब इस फील्ड में इतनी एडवांसमेंट हुई है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि आपको मेडिसिन से नहीं, सिर्फ बातचीत से, सेशंस के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ओके, अच्छा, क्योंकि हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी रही है, हमने तकरीबन सारे ही टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश की, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा बहुत महदूद है। तो मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड पर आप हमारी ऑडियंस को एक, अगर हमारे व्यूवर्स को एक वन लाइनर के तौर पर या फिर एक लास्ट मैसेज के तौर पर अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी तो वो क्या होगा? आई थिंक 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल, ओके, हेल्दी डाइट, ओके, एंड एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। अगर ये मेंटेन रखें आप तो, और पॉजिटिव थिंकिंग भी, एंड बी हैप्पी फॉर व्हाटएवर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज देयर। ओके, बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत पॉजिटिव मैसेज आपका, और उम्मीद है लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और लोगों की लाइफ में इन मैसेजेस के बाद, यानी इस सेशन के बाद काफ़ी चेंज आएगा, उम्मीद पूरी है और हमारी कोशिश भी पूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ इन टिप्स से और बहुत सारी जो आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो भी क्लियर हुई होंगी, और इन टिप्स के ज़रिए आप अपनी लाइफ को और ईजी भी बना सकती हैं, हेल्दी भी बना सकती हैं। अगर PCOS का इशू आपके साथ है और ऐसे ही प्रॉब्लम्स आप एक्सपीरियंस कर रही हैं तो आपकी लाइफ यकीनन इससे बहुत ज़्यादा ईजी होगी और आपकी लाइफ हेल्दी होगी। और जो लोग इन प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम से 2-4 हो सकते हैं, यानी इस प्रॉब्लम में यानी हार्मोनल इम्बैलेंस में या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आगे प्रॉब्लम उनकी हो सकती है, वो भी इनसे बच पाएंगे। सो नाजरीन, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और देखना मत भूलिएगा हर संडे 3 PM पर हेल्थ की बात वीनस के साथ। अपनी होस्ट डॉक्टर स्मेरल अल्ताफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।